हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में पुनः एक बार आरआरबी स्टाफ नर्स का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन पेपर है, जो कि 20 जुलाई 2019 को आरआरबी स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था। उसका ओरिजिनल पेपर यहाँ पर आज के प्रैक्टिस टेस्ट में दिया जा रहा है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियो का एक ऐसा चरण होता है जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, उस चरण को फीटस बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फीटस को हिंदी में हम लोग गर्भस्थ शिशु भी कहते हैं। अब जरा इसके जो और भी ऑप्शन हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है गैमिट्स की। तो गैमिट्स में दो होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मीन्स स्पर्म और ओवम, इनको क्या कहते हैं? गैमिट्स कहते हैं। इनके मिलने से जो कोशिका बनती है उसको कहते हैं जाइगोट, जो कि यहाँ पर ये अगला ऑप्शन है। तो जाइगोट क्या है? एक प्रकार की कोशिका है जो निषेचन के बाद बनती है। और यहाँ पर जो डी दिया गया डिम्ब, तो डिम्ब तो ओवम ही होता है, एग ही होता है, फीमेल गैमीट होता है। तो इसमें बॉडी पार्ट्स होने की कोई संभावना नहीं है। तो जिसमें बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की पहचान हम लोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं गर्भस्थ शिशु या फीटस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय। फोकस दूरी f वाले लेंस की शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन यू, P इज इक्वल टू एफ, P इज इक्वल टू U अपॉन एफ एंड P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति को कम दिखने लगता है तो ज्यादातर दिखने में दो प्रॉब्लम होती हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है, लेंस का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर देते हैं, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो। तो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, इसके द्वारा ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक की जाती हैं। अब इसमें जो लेंस प्रयोग होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको यहाँ बताना है। तो जो लेंस की शक्ति होती है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि इनका इतना नंबर लग गया है या उनका इतना नंबर लग गया है, तो इसको क्या कहते हैं? लेंस की पावर कहा जाता है। तो इस लेंस की जो पावर को नापने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब यदि इस पावर की बात करें, लेंस की शक्ति की बात करें, तो ये नापी जाती है डायोप्टर में। ये भी कभी कभी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, तो ये डायोप्टर में मापा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाई P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच फेज इज मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिड्यूस्ड जनरेशन टाइम। अधिकतम प्रजनन किस चरण में होता है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया की आबादी कम समय में बढ़ जाती है? तो यहां पर बैक्टीरिया की एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें उसकी आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है ऑप्शन डी, लॉग फेज। इसका इस प्रकार से यदि चित्र ग्राफ बनाया जाता है तो इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है कि पहले तो लैग फेज होगी, शुरुआत होगी, फिर अचानक से इसकी संख्या बढ़ जाएगी बैक्टीरिया की, और उसके बाद एक स्टेशनरी कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद इसमें डेक्लिनेशन आने लगता है। तो इस प्रकार से जिसमें सबसे अधिक संख्या बढ़ती है, जहां पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके अपनी आबादी को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, उसको बोला जाता है लॉग फेज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज। ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण में जांच का क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सेटिंग, behavior observed over time in natural context, C holistic view of culture, D lived in experience। तो इसमें जो ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण में जो जांच का क्षेत्र होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सामाजिक ताने बाने के भीतर सामाजिक संरचनात्मक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन ए सोशल सेटिंग। एक सोशल सेटिंग के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है वो किसमें सम्मिलित किया जाता है, वो किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड इज। पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी पैरा हार्मोन, ऑप्शन सी मेलाटोनिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। यहां पर जो पिनियल ग्लैंड द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेलाटोनिन हार्मोन, ये पिनियल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। पिनियल ग्लैंड के बारे में आपको कुछ बातें और भी जाननी चाहिए कि ये चावल के दाने के बराबर होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, तो ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और एक बात और है, इससे भी सेरोटोनिन हार्मोन का स्रावण इससे भी होता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन दिए गए हैं उनमें से केवल ये मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है ये पिनियल ग्लैंड से होता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोनल एट्रेसिया। कोनल एट्रेसिया क्या है? ए congenital obstruction of the middle ear, B congenital obstruction of the nasopharynx, C congenital obstruction of the urethra, D congenital obstruction of the oropharynx। तो कोनल एट्रेसिया की बात हो रही है, तो कोनल एट्रेसिया मीन्स होता है congenital obstruction of the nasopharynx। नेजोफेरिंक्स में जो जन्मजात होता है आनुवंशिक एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होती है रुकावट होती है, उसको क्या बोला जाता है? कोनल एट्रेसिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेल्योर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। नियमित रूप से असुरक्षित संभोग के 1 साल बाद गर्भधारण करने की विफलता को क्या कहा जाता है? तो नियमित रूप से असुरक्षित संभोग के 1 साल बाद जो गर्भधारण करने की विफलता है, इसको क्या बोला जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए नॉर्मोजूस्पर्मिया, बी इनफर्टिलिटी, सी एजोस्पर्मिया, डी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन। यहां पर बात हो रही है कि कोई पेयर है मेल फीमेल का, और आपस में जब उनकी शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करते हैं, असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं जो पार्टनर है उनमें कहीं ना कहीं उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या बांझपन की प्रॉब्लम है। सो इसका इस प्रकार से सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इंपल्सेस। आवेगों को प्राप्त और संचालित करने वाला तंत्र का ऊतक किससे बना होता है? ऑप्शन ए म्यूकस, बी एंजाइम, सी न्यूरॉन्स, डी नेफ्रॉन्स। तो यहां पर जो एक ऐसी कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसका काम ही होता है स्टिमुलस जो भी संदेश आए उसको रिसीव करना और इंपल्स को कंडक्ट करना, संदेशों को
प्राप्त करना और उसके अनुसार जो भी ब्रेन का सिग्नल है, ब्रेन का आदेश है, उसके अनुसार इम्पल्सेस को भेजना। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है तंत्रिका कोशिका का, जिसको कि न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे म्यूकस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि म्यूकस आवेगों को प्राप्त करे। और एंजाइम, एंजाइम अपने काम करते हैं, खाना वगैरह पचाने का काम करते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। नेफ्रॉन्स ये किडनी में पाए जाते हैं, तो इनका भी इम्पल्स को कंडक्ट करने वाला ऐसा कोई काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। सूजन की प्रक्रिया के दौरान जब प्लेटलेट्स सक्रिय होते हैं उस समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निकलता है? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी हिस्टामाइन, ऑप्शन सी ब्रेडिकाइनिन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन। देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, इसमें जब प्लेटलेट सक्रिय होंगे उस समय कौन सा पदार्थ निकलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में। और जब भी कोई घाव हो गया है या क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है, सूजन की प्रक्रिया है, तो उस समय क्या होता है कि प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगे। तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, ये सेरोटोनिन पाया जाता है। ये सेरोटोनिन करता क्या है कि जैसे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में जब घाव हो गया या कोई सूजन आ गई है, तो इससे क्या होगा, इस ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करने का कार्य करता है, सिकुड़ने का कार्य करता है, जिससे कि जो घाव हैं वो जल्दी भर सकें। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि सेरोटोनिन सूजन की प्रक्रिया के दौरान जब प्लेटलेट सक्रिय होते हैं उस समय सेरोटोनिन निकल करके घाव भरने में और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following was created for the administration of big cities? बड़े शहरों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए म्यूनिसिपैलिटी मीन्स नगर पालिका, ऑप्शन बी जोनल काउंसिल मीन्स क्षेत्रीय परिषद, सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, और डी पंचायत। तो बड़े शहर जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा जैसे कि कानपुर में बना है कानपुर नगर निगम, लखनऊ में लखनऊ नगर निगम। तो जितने भी बड़े शहर हैं, आगरा में आगरा नगर निगम, जयपुर नगर निगम, तो इस प्रकार से कोई भी मेट्रो सिटी हो, बड़ा शहर हो, उसका प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बॉडी काम करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर नगर निगम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज द मॉन्टगोमरी ग्लैंड सिचुएटेड? मॉन्टगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? ऑप्शन ए लैक्टिफेरस साइनस ऑफ मिल्क डक्ट, बी एल्वियोलाई ऑफ लोब्यूल, सी लैक्टिफेरस डक्ट, डी नियर द बेस ऑफ द निप्पल। यदि बात करें मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स की तो देखते हैं जिस प्रकार से ये ब्रेस्ट का एक फिगर बना करके देखेंगे तो ब्रेस्ट में जो सामने वाला भाग होता है इसको निप्पल बोला जाता है। और निप्पल के चारों ओर का जो एरिया होता है जो इसको निप्पल को कवर किए रहता है इसको क्या बोलते हैं? इसको एरियोला बोला जाता है। निप्पल हो गया, एरियोला हो गया, ये जो चारों ओर का भाग है निप्पल के। अब यहां पर क्या होता है, निप्पल के बेस पर डॉटेड टाइप की डॉट्स पाए जाते हैं। इन्हीं डॉट्स को क्या बोला जाता है? इन्हीं डॉट्स को बोला जाता है मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स। इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नियर द बेस ऑफ द निप्पल। तो निप्पल के बेस पर जो डॉटेड
ये डॉटेड जैसी दिखने वाली ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं को मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच मसल इंजरी कॉजेस टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी? प्रसव के दौरान मांसपेशियों की किस चोट के कारण टॉर्टिकोलिस होता है? ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी कार्डियक मसल्स, ऑप्शन सी स्टर्नो क्लेडोमेस्टॉइड मसल, ऑप्शन डी स्केलेटन मसल। लेबर के दौरान एक ऐसी मांसपेशी है जिसमें यदि चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोला जाता है टॉर्टिकोलिस। अब ये टॉर्टिकोलिस क्या होता है, जब तक आपको इसका पता नहीं होगा तो इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टॉर्टिकोलिस क्या होता है। तो जैसे ही डिलीवरी हो रही होती है तो प्रसव के दौरान इसमें जब बच्चा प्रसव के दौरान बाहर आता है तो बच्चे की जो गर्दन में लगने वाली चोट होती है, जिससे कि गर्दन एक तरफ झुक जाती है, सिर एक तरफ झुक जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टॉर्टिकोलिस। अब इसमें एक मसल होती है जिसके कारण ये खिंच जाती है या इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग जाती है। इस मसल को कहते हैं स्टर्नो क्लेडोमेस्टॉइड मसल। अब इस मसल की जो स्थिति होती है, ये मसल क्या होती है? जबड़े से लेकर के कॉलर बोन और ब्रेस्ट बोन तक फैली हुई होती है। अगर ये डिलीवरी के दौरान ये खिंच जाए या इसमें चोट लग जाए तो जो शिशु का सिर होता है वो एक तरफ झुक जाता है या खिंच जाता है, इस कंडीशन को हम लोग टॉर्टिकोलिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब समझ लिया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मांसपेशी में खिंचाव के कारण या चोट के कारण बच्चे का सिर एक तरफ खिंच जाता है या झुक जाता है, इसको टॉर्टिकोलिस बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी वैसोप्रेसिन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी प्रोलैक्टिन। तो मिल्क इजेक्शन जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और ऑक्सीटोसिन ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। यहाँ पर आपको जब भी मिल्क इंजेक्शन की बात की जाए तो आप हमेशा ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, और जब मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए, जब मिल्क प्रोडक्शन की क्वेश्चन संबंधित आए तो मिल्क प्रोडक्शन से जो हार्मोन संबंधित होता है उसको प्रोलैक्टिन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जबकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। यह मिल्क इंजेक्शन का काम करता है यहाँ पर, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय? एंटीरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी सैल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। एंटीरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग, तो जब भी एक टॉक्सिन की बात आए तो टॉक्सिन का मतलब होता है जहर या विष। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि एंटीरोटॉक्सिन एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो भोजन को खराब कर देता है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और जब भी फूड पॉइजनिंग होगी तो इसके जो आम लक्षण होते हैं कि उल्टी होने लगेगी, नौजिया, वॉमिटिंग और पेट में ऐंठन, इसके मुख्य लक्षण फूड पॉइजनिंग के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मेन कारण होता है, मुख्य कारण होता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मेनली कॉज्ड बाय, ये होता है स्टेफ बैक्टीरिया। स्टेफ मींस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस बैक्टीरिया के कारण ये क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और ये जो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है तो इसमें एंटीरोटॉक्सिन ये पैदा करता है, जिसके कारण जो भी इससे संबंधित भोजन प्राप्त करेगा तो उसको नौजिया, वोमिटिंग और पेट में ऐंठन जैसी मसल स्पास्म जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, ऑप्शन
सी यहाँ पर सही होगा। ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है, यह बैक्टीरिया कई प्रकार के पशुओं में भी, त्वचा में पाया जाता है और मनुष्यों में भी पाया जाता है। जब बिना हाथ धोए आदमी डायरेक्ट भोजन करने लगता है तो इस प्रकार से भी फूड पॉइजनिंग का एक कारण बनता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है एंटीरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग मुख्य रूप से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व? हाइपोग्लोसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन से हैं? ऑप्शन ए swallowing एंड स्पीच, बी हियरिंग एंड स्मेल, सी विजन एंड सेंसेशन, डी सेंसेशन एंड हियरिंग। यहां पर ये जो तंत्रिका दी गई है ये एक प्रकार की क्रेनियल नर्व है और ये क्रेनियल नर्व क्या होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो जिस तंत्रिका का नाम हम लोगों के सामने है ये हाइपोग्लोसल नर्व है और ये 12वीं 12th क्रेनियल नर्व ही यहाँ पर, ये जो लास्ट क्रेनियल नर्व है वहां पर ये दी गई है। तो ये 12th क्रेनियल नर्व या 12वीं तंत्रिका का जो काम होता है ये होता है बोलने में और निगलने में मदद करना। इसलिए यहाँ पर जो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब और भी जैसे हमने अभी बताया कि जो यहाँ पर तंत्रिका होती हैं 12 होती है क्रेनियल नर्व, तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तो पहली तंत्रिकाएं पहली होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक, तीसरी होती है ऑक्यूलोमोटर, चौथी होती है ट्रोक्लियर और पांचवी होती है ट्राइजेमिनल, छठी होती है एब्ड्यूसेंस और सातवीं होती है फेसियल, आठवीं होती है वेस्टिबुलो और नाइन्थ होती है ग्लॉसोफेरेंजियल एंड 10th होती है वेगस नर्व 10th होती है और 11th होती है एक्सेसरी। और जो लास्ट क्रेनियल नर्व है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये होती है हाइपोग्लोसल और ये जीभ की गति पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। जीभ के नीचे ये जाती है और इस प्रकार से swallowing एंड स्पीच में इसका फंक्शन मुख्य कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The process of straight, deep and firm stroking type of back massage is called। सीधी गहरी और जोर से थपकी देकर पीठ मालिश की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्कुलर मसाज, बी फ्रिक्शन मसाज, सी नीडिंग, डी एफ्लूराज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एफ्लूराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which cortical area is responsible for the formulation of speech? किस कॉर्टिकल भाग द्वारा बोली निकलती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमिक एरिया, बी हिप्पोकैम्पस, सी सेरिबेलम एरिया, डी ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया होता है ये बोलने से संबंधित होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the place within which microorganisms can thrive and reproduce? सूक्ष्म जीव किस जगह पर फल फूल सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं? ऑप्शन ए पोर्टल ऑफ एंट्री, बी रिजर्वायर, सी पोर्टल ऑफ एग्जिट, डी पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी तो एक क्षमता होती है जिससे कि वो किसी को कितना अधिक इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सूक्ष्म जीव जिस जगह पर फल फूल सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं उसको रिजर्वायर बोला जाता है। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। वह नाल जो गर्भनाल के किनारे से कुछ दूरी पर झिल्ली में डाली जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, सी बेटलडोर इंसर्शन ऑफ कॉर्ड,
सी सक्सेंचुएट प्लेसेंटा, डी सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो एक प्रकार की मेम्ब्रेन है जो कि इंसर्ट की जाती है कॉर्ड में, इंसर्ट होती है कॉर्ड में, उसको बोला जाता है फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के किनारों से। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां पर ये जो कंडीशन होती है फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड मींस वीसीआई, यह तब होती है जब जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है कि ये गर्भनाल जुड़ी होती है नॉर्मल कंडीशन में, और ये यहाँ पर ये फीटस को भोजन पानी देती है। तो यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है कि यहाँ पर जो गर्भनाल है वो ये सीधे तौर पर ये प्लेसेंटा से न जुड़कर, प्लेसेंटा के जो चारों ओर जो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनसे जब जुड़ जाती है, ये प्लेसेंटा के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है, उस कंडीशन में इसको बोला जाता है फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। पुनः एक बार आप लोग समझ लीजिए कि फिलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन तब होता है जब गर्भनाल प्लेसेंटा से सीधे जुड़ने के बजाय क्या होता है कि प्लेसेंटा के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे जुड़ जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। द प्राइमरी ग्रेन्युलोमा फॉर्म इन द ट्यूबरक्यूलोसिस इज नोन एज, टीबी में बनने वाले प्राथमिक ग्रेन्युलोमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रीड सेल, ऑप्शन बी गॉन फोकस, ऑप्शन सी गॉबलेट सेल, ऑप्शन डी कैसियस फोकस। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब ये समझते हैं गॉन फोकस क्या होता है। तो देखिए ये जो गॉन फोकस होता है, तो कभी जब भी आप कभी टीबी के बैक्टीरिया का एक्सरे देखें, सॉरी एक्सरे जब आप देखते हैं किसी ऐसे मरीज का जिसको टीबी की प्रॉब्लम हो, तो उस एक्सरे में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि एक प्रकार का घाव यहाँ पर मिड साइड में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। ये जो घाव होता है इसी को गॉन फोकस बोला जाता है। और ये जो घाव होता है ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनको पहले कभी टीबी नहीं हुई, खास करके बच्चों में ये अधिक देखने को मिलता है। तो जैसे कि जब भी एक्सरे में देखा जाता है तो मिड साइज पर यहाँ की जो कभी कभी आपने देखा होगा कि बीच का जो पोर्शन है बिल्कुल सफेद हो चुका है, व्हाइट हो चुका है यहाँ पर, तो ये गॉन फोकस ही होता है। और ये फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का घाव होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होता है। और ऐसे व्यक्तियों में या ऐसे खासकर बच्चों में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जो पहली बार संक्रमित हुए हों तो उनको क्या बोला जाता है? गॉन फोकस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया था प्राइमरी ग्रेन्युलोमा, तो प्राइमरी ग्रेन्युलोमा जो टीबी में बनता है उसको गॉन फोकस बोला जाता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि गॉन फोकस क्या होता है। गॉन फोकस फेफड़ों में बनने वाला एक प्रकार का घाव होता है जो कि मिड साइज के आसपास आपको देखने को मिलेगा जब उसका आप एक्सरे देखते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंडीशन in which false beliefs are firmly maintained even though they are not shared by others is called, वह स्थिति जिसमें झूठे विश्वासों को दृढ़ता से बनाए रखा जाता है भले ही उसे दूसरों द्वारा साझा न किया जाए उसे कहते हैं इल्यूजन, बी डिलीरियम, सी हेल्यूसिनेशन और डी डिल्यूजन। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंडीशन कभी कभी किसी व्यक्ति में आ जाती हैं कि वो अपना ही जिस बात में अडिग हो गया कि हाँ ये हो रहा है तो हो ही रहा है, तो इसको, और जबकि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, झूठा विश्वास है और झूठे विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भ्रांति या भ्रम या डिल्यूजन। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही होगा। उसको एक प्रकार की भ्रांति होती है
जहां पर वो अपना विश्वास बनाए रखे है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, इसको डिल्यूजन या भ्रांति बोला जाता है।